Students, today we are going to start off with a new chapter number 11, Biotechnology Principles and Processes. So, first of all, let us have an overview of the chapter. सबसे पहले chapter का outline हम देख लेते हैं. सबसे पहले we will be discussing about the introduction, then principles of biotechnology, what all principles are there, and then we will talk about the tools of recombinant DNA technology. recombinant DNA technology के कौन कौन से tools होते हैं, restriction enzyme जो कि एक बहुत important topic है, then we have cloning vectors, competent host, then we will be talking about the different processes, isolation of genetic material, cutting of DNA at specific locations, amplification of gene of interest using PCR, insertion of recombinant DNA into host cell, obtaining the foreign gene product, downstream processing. Okay, we will be discussing in brief about flower, sour tomato also, golden rice also. These are basically the applications of biotechnology. So before I start with the chapter, let us have a look at the introduction of the unit. ठीक है, जो बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर से पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो यूनिट का इंट्रोडक्शन भी हम देखते हुए चलेंगे. कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है. In the introduction of the unit, it is mentioned that ever since the days of René Descartes कौन थे? He was a French philosopher. तो René Descartes के टाइम से ही, okay, he was born in 1596 and he died in 1650. So he was a French philosopher, mathematician and a biologist of 17th century. So उनके समय से ही, उनके टाइम से ही जो नेचुरल साइंसेस थी, नेचुरल साइंसेस की जो नॉलेज थी वो ह्यूमन उसमें उसकी हेल्प से ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही थी जो कि ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड करे. दैट मीन्स सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था वो सब ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हो रहा था. द होल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिनन बिकेम एंथ्रोपोसेंट्रिक. मतलब जो पूरा जो अप्रोच था नेचुरल फिनोमिनन का, जो पूरा अप्रोच था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक था. दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रख के सब कुछ किया जा रहा था. फिजिक्स, केमिस्ट्री गेव राइज टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज विच ऑल वर्क फॉर ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर. सो ये जो ब्रांचेस है ये सब ह्यूमन कंफर्ट और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रही थी. द मेजर यूटिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज एज अ सोर्स ऑफ फूड. Biotechnology, the 20th century offshoot of modern biology, changed our daily life as its product brought qualitative improvement in health and food production. तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक रीसेंट फील्ड है, रीसेंट ऑफशूट है ये मॉडर्न बायोलॉजी का, और इसने हमारी लाइफ को चेंज किया है. कैसे चेंज किया है? इसने क्वालिटी को चेंज किया है, फूड की क्वालिटी को इसने चेंज किया है, इंप्रूवमेंट आया है जिसकी वजह से हेल्थ में. Now let's move to the next slide. बुक में इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, हर्बर्ट बॉयर. He was born in 1936 and he was brought up in a corner of western Pennsylvania. ठीक है, अब हर्बर्ट बॉयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. उनका ग्रेजुएशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से 1963, पोस्ट ग्रेजुएशन येल से, ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. उनका जो बेसिकली जो वर्क था वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही वर्कड ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया. ओके, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई के अंदर, और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो दैट इज व्हाट इज रिटन. बॉयर ऑब्जर्व दैट दीज एंजाइम्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड इन अ पर्टिकुलर फैशन व्हिच लेफ्ट स्टिकी एंड्स ऑन द स्ट्रैंड्स. तो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करते हैं और इस तरह से कट करते हैं कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो. स्टिकी एंड्स मतलब कि बीच में से डीएनए को कट नहीं करते बल्कि ये अवे फ्रॉम द सेंटर कट करते हैं और इस तरह के एंड्स प्रोड्यूस होते हैं. इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं. ये आपको समझ आएगा जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.
These clipped ends made pasting together pieces of DNA precise exercise. अब इस तरह के जो ends प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, इसकी वजह से डीएनए के दो सेगमेंट्स को जोड़ना एक आसान काम हो गया, नहीं तो स्टिकी एंड्स को जोड़ना एक मुश्किल टास्क है. This discovery in turn led to a rich and rewarding conversation in Hawaii with us. अब क्या हुआ कि हवाई में उनको स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट मिले, उनका कन्वर्सेशन हुआ. जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टैनले कोहेन. अब स्टैनले कोहेन ने क्या किया, उन्होंने प्लाज्मिड को डिस्कवर किया. अब पहले प्लाज्मिड समझ लेते हैं. प्लाज्मिड एक्चुअली में होते क्या है. प्लाज्मिड्स जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. मतलब ये लेट्स से ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये अपना अलग जीनोम है, ओके, ये अपना अलग क्रोमोसोम है. उसके अलावा छोटे छोटे रिंगलेट्स होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स होते हैं डीएनए के, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सके. वो इसके अपने रेप्लिकेशन के लिए वो इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो अपने आप अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं. इन छोटे छोटे रिंग्स ऑफ डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड. ओके, तो जो स्टैनली कोहेन जो साइंटिस्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उनका जो वर्क था वो वर्क था प्लाज्मिड्स पे. सो कोहेन हैज बीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स and which float about freely in the cytoplasm of certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of DNA. Like I have just now told you that these small ringlets of DNA, they can replicate on their own. So Cohen had developed a method of removing these plasmids from the cell and then reinserting them in other cell. अब कोहेन ने एक तरीका ये भी निकाला था कि ये जो रिंगलेट्स है, ये जो बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिंगलेट्स है डीएनए के, इनको बैक्टीरिया के अंदर से निकालो और उसको फिर दूसरी किसी सेल के अंदर इंसर्ट कर दो. ओके, अब इस चीजों को, इस प्रोसेस को उन्होंने कंबाइन किया डीएनए स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग मतलब डीएनए की कटिंग, और डीएनए की कटिंग पे किसने वर्क किया था? हर्बर्ट बॉयर ने. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता लगाया था उन्होंने. सो डीएनए स्प्लाइसिंग के साथ मिला के इस प्रोसेस को हर्बर्ट बॉयर और कोहेन ने ऐसा एक मेथड निकाला जिससे कि डीएनए के सेगमेंट्स बन सके, जिसमें हम अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कर सके, और इसको हम ये जो डीएनए हमने नया जो डीएनए का कॉम्बिनेशन बना है, ये अलग अलग प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करे. सो दिस वाज द breakthrough. The breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was founded. तो इसी पे बेस था पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी था. बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर्बर्ट बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता लगाया, और स्टैनले कोहेन ने पता लगाया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको उसमें से निकाला भी जा सकता है, प्लस दूसरी सेल में इंसर्ट भी किया जा सकता है. तो इससे क्या पॉसिबल हुआ कि जो हमारा जो डीएनए है, जो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड के बीच में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं. डिजायर्ड जीन को यहाँ इंसर्ट करके वो उसको हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो यही से शुरुआत हुई, यही बेसिस है, बेसिकली यही बेसिस है बायोटेक्नोलॉजी का. यहीं से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 11, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनसे मिलने वाले एंजाइम्स हम प्रोड्यूस करें जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल हो. तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो मेकिंग कर्ड, कर्ड को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस हेल्पफुल होता है. ब्रेड और वाइन ये भी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस से बने हैं. सो दे कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में देखें, रेस्ट्रिक्टेड सेंस में अगर हम बात करें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, लार्ज स्केल पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना इज
basically what we call as biotechnology in restricted sense. अब now let me just briefly tell you what is GMO. GMO is genetically modified organism. That means an organism whose genome has been modified. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम को हमने मॉडिफाई किया है ताकि उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर आ सके. So that organism, whether it is plant or any microorganism or any animal, so that organism is called as GMO, genetically modified organism. तो इस प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस और टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड. अब बायोटेक्नोलॉजी में और भी टेक्निक्स और भी प्रोसेसेस इंक्लूडेड है, लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, synthesizing a gene. Okay, synthesizing means formation of a gene, developing a DNA vaccine, correcting a defective gene. They all are the part of biotechnology. Now let's proceed further. Definition of, let's have a look at the definition of बायोटेक्नोलॉजी. EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी है, और इनकी जो डेफिनेशन है वो ट्रेडिशनल व्यू प्लस मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कंबाइन करती है, एनकम्पस करती है. तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है. द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब साथ में जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ मतलब सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म की सेल्स या उसका कोई पार्ट या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग जैसे कि डीएनए, किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया जाए नेचुरल साइंस को बाकी चीजों के साथ, ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल सके. ओके, नाउ द डेफिनेशन कम्स अप टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts thereof and molecular analogs, that means DNA, for products and services. Now let's have a look at the principles of biotechnology. Biotechnology में कौन कौन से principles involved है. सबसे पहले among many, सबसे पहले इसके दो core principles होते हैं. ठीक है, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. दोनों क्या है ब्रीफली हम देख लेते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना जिससे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो सके. फिनोटाइप मतलब उसका या तो फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाए, या जो प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज हो जाए, या जो कैरेक्टरिस्टिक वो सेल शो कर रही है वो चेंज हो जाए. मतलब सिंपल शब्दों में से ऐसे समझो कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये जीनोम है और ये जीनोम लेट्स से इनिशियली एक्स नाम का कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो है वाई प्रोटीन. हमें चाहिए वाई प्रोटीन. तो हमने क्या किया, इसका जो जीनोम है इसको मैनिपुलेट कर दिया हमने. मैनिपुलेट मतलब उसको चेंज कर दिया, इसका जो जीन है उसको हमने चेंज कर दिया. तो बाहर से हमने इसमें कोई डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका जीनोम चेंज हो गया. अब ये एक्स प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेट्स से ये वाई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है. तो इसका हमने जीनोम को मॉडिफाई किया. जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए इस सेल करने के बाद इस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, इसका फिनोटाइप चेंज हो गया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो वो टेक्निक्स जो ऑल्टर करती है केमिस्ट्री को, किसकी केमिस्ट्री को, डीएनए और आरएनए को जो ऑल्टर करती हैं, और उसको हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि जो फिनोटाइप है, होस्ट सेल का जो फिनोटाइप है या होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाए. देन इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है कि ये जो ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम इसको लार्ज स्केल पे कैरी आउट करते हैं, जब ये लार्ज स्केल पे कराते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमें स्टेराइल मीडियम मेंटेन करना होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग माइक्रोब्स, वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर दिस प्रोसेस, वी आर यूजिंग बैक्टीरिया. सो हमें एक ऐसा मीडियम मेंटेन करना है जो स्टेराइल हो, जिसमें कि बाकी अदर माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट ना हो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मीडियम हो. एम्बियंस मीन सराउंडिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, जिससे कि सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड माइक्रोब है या डिजायर्ड बैक्टीरिया है सिर्फ उसको ही हम कल्चर कर पाए, सिर्फ उसको ही हम ग्रो कर पाए, कोई एक्स्ट्रा कोई कंटामिनेशन ना हो किसी और बैक्टीरिया का. तो ये भी जरूरी देखना है कि स्टेराइल मीडियम में हम बैक्टीरिया को कल्चर करें.
किस चीज के लिए? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बन सके, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो या वैक्सीन्स हो या एंजाइम्स हो। ओके, अब देखते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसको देखते हैं हम। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करने से पहले, डिटेल में बात करने से पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। ये आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यू बीन स्टडिंग दिस फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स एंड यू हैव आल्सो स्टडीड दिस इन योर क्लास 11th आल्सो। द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल and asexual reproduction. As a result of sexual reproduction, variations are introduced. You all are well aware of it. Variations or changes in the genome occurs. Okay, but in case of asexual, there are no variations. There are no variations in case of asexual reproduction. This thing was well known to human beings since a long time. That is why he was able to obtain the desired characteristics by the process of hybridization. Hybridization करके वो desired character को introduce कर पाते थे। तो it means कि human beings already had this idea that because of sexual reproduction the variations get introduced, but this is not possible in case of asexual reproduction. So this is the biggest benefit, we should say, of sexual reproduction. So they have mentioned the same thing, that sexual reproduction, it provides opportunities for variations. Okay, and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं, यूनिक जेनेटिक मेकअप बनता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है, पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एज इट इज प्रिजर्व करके रखता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है, whereas sexual reproduction it permits variations. तो यहाँ पे ये चैप्टर के बीच में ही अचानक ये पैराग्राफ क्यों आ गया? The reason is because they are trying to tell you कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसे कि दो प्लांट्स हैं, एक पहले वाले प्लांट में एक डिजायर्ड कैरेक्टर है और दूसरे वाले प्लांट में दूसरा डिजायर्ड कैरेक्टर है, दोनों का क्रॉस कराया तो नया प्लांट बना, उसमें इसका भी कैरेक्टर आ गया और इस वाले प्लांट का भी कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर अगर हम अपनाएं प्लांट्स में या एनिमल्स में, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो अनडिजायरेबल जीन्स होते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अनडिजायरेबल जीन्स भी, लेट्स से इसका कोई अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर होके इसमें प्रोजेनी में प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका खोजना है, ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कि डिजायर्ड कैरेक्टर आ सके, प्रोजेनी के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर आ सके। ओके, ओनली डिजायर्ड कैरेक्टर। तो ये पॉसिबल हो पाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। So the technique of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, इससे recombinant DNA बना, gene cloning, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable gene into the target organism. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया जीन क्लोनिंग की वजह से। आप अभी डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जीन ट्रांसफर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि जो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बनाए, ऐसे जिसके अंदर सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर आए, कोई भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट हो। Do you know the likely fate of the piece of DNA which is somehow transferred into the alien organism? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the cell. अच्छा, अब क्या है कि अगर एक सेल है, उस सेल के अंदर अगर हमने एक डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से a piece of DNA has been inserted here. Let's say simply this is a piece of DNA which has been inserted here. तो अब ये डीएनए क्या करेगा? क्या ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा? नहीं। अगर उसको अपने आप को रेप्लिकेट करना है तो उसको जो उस ऑर्गेनिज्म का, जो उस सेल का जो जीनोम है, उस जीनोम के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो वो जो जीनोम है
वो रेप्लिकेट होगा तभी ये डिजायरेबल जो सेगमेंट डीएनए का हमने इंट्रोड्यूस किया तभी वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, सो जब भी हम इंसर्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जब भी हम डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सके। सो अगर हम सिंपली एक पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या वो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोजेनी सेल में, लेकिन वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक कि उसे जीनोम के अंदर इंसर्ट ना कर दे। तो अगर वो जीनोम के अंदर इंसर्ट हो गया तो वो मल्टीप्लाई भी कर पाएगा, प्लस वो इनहेरिट भी होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी वो इनहेरिटेड होगा अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। होस्ट का डीएनए जैसे नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफर होगा प्रोजेनी सेल के अंदर, उसी तरह से जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी ट्रांसफर हो पाएगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो एलियन पीस जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है, क्योंकि हमने उसे क्रोमोसोम के बीच में इंसर्ट किया है और क्रोमोसोम के अंदर एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा तो जो डिजायर्ड डीएनए हमने इंसर्ट किया है वो भी रेप्लिकेट होगा। So in a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication। अब origin of replication को समझते हैं क्या होता है। ये आपने चैप्टर नंबर 6 में भी आपने पढ़ा है कि suppose this is a cell, okay, this is the this is a nucleus and inside the nucleus this is the genome। Okay, so let's say this is, it has this particular gene which is coding for any protein, let's say X protein. So it has an origin of replication also, a sequence. It has a sequence which is called as ORI sequence. Okay, ORI it means origin of replication. तो ये origin of replication ही वो point होता है जहां से replication start होगी। अगर origin of replication अगर नहीं present है तो replication process नहीं हो पाएगा। Okay, so that is why they have clearly written here that in a chromosome there is a specific DNA sequence, और इस specific DNA sequence को हम origin of replication कहते हैं जो कि responsible होता है replication को start करने के लिए। तो इसलिए therefore multiplication of any alien piece of DNA, किसी भी बाहर का जो alien piece of DNA है उसको अगर multiply करना है तो उसको chromosome के अंदर introduce करना होगा, और ऐसे जगह पे इंट्रोड्यूस करना होगा जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट हो, जिस क्रोमोसोम के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट हो। अदरवाइज तो वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है। नाउ दिस एलियन डीएनए इज लिंक्ड with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. In simple words, what they are trying to tell you कि जो क्रोमोसोम है, होस्ट सेल का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हमें अपना डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है और इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, तभी ये पूरा जो डीएनए है ये रेप्लिकेट हो पाएगा अलॉन्ग विद द डिजायर्ड डीएनए। और डीएनए की इसी तरह से बहुत सारी कॉपीज बनेंगी और इस मल्टीपल जो डीएनए की जब मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग, क्लोन बनाना या क्लोनिंग करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम समझते हैं कि क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसके लिए तो जो पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बना, किस तरह से वो बन पाया, एक्चुअली उसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है प्लाज्मिड के अंदर उसके बीच में डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लेट्स से दिस इज द बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर छोटे छोटे रिंग्स ऑफ डीएनए मैंने बताया था उनको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट प्रेजेंट होती है जो कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये भी आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड के अंदर, उस साइट के बीच में, उस जगह के बीच में हम डिजायर डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी, मतलब इस पॉसिबिलिटी से ही पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, जिसमें हमने डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस किया कहां पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट में, जो कि प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होती है। और कौन सी बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे, स्टार्टिंग में जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था वो बना था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया के अंदर। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, उन्होंने अकम्प्लिश किया, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस किया 1972 में। उन्होंने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। कैसे आइसोलेट किया, डीएनए के पीस को कट करके, प्लाज्मिड से डीएनए का पीस कट किया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, और उसके बीच में डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस किया। इसको ऐसे समझो, लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। दिस इज द प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड के अंदर ये वाला हमें डिजायर्ड डीएनए हमें इंट्रोड्यूस करना है। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है, ठीक है। ये मैं ऐसे शो कर रही हूँ, ये एंटीलेट से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है, इसका एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे कट करना पड़ेगा। अब इसको हमें यहां इंट्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको यहां से कट करके हमें रिमूव करना पड़ेगा इस सेगमेंट को, तभी ये सेगमेंट यहां पे इंट्रोड्यूस हो पाएगा। ओके, दिस इज हाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। सो कटिंग, अब अगर हमें कट करना है डीएनए को तो उसके लिए हमें सीजर चाहिए, ठीक है। कौन सी सीजर यूज होती है, मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ पे यूज होती है। दैट मीन्स एक एंजाइम यहाँ पे यूज होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और वो एंजाइम का नाम क्या है, दैट एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को पर्टिकुलर लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पर ही कट करता है, और फिर कट करने के बाद तभी इसको डीएनए के जो कट हुआ पीस है तभी इसको हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ सकते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक व्हीकल की तरह होता है, जो कि जैसे कि मॉस्किटो वेक्टर है मलेरिया डिजीज का, ठीक है। मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोन है, कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसको वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, ये मॉस्किटो ट्रांसफर करता है, तो मॉस्किटो को हम वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, तो हम प्लाज्मिड को भी हम वेक्टर कह सकते हैं। सो दीज प्लाज्मिड डीएनए ये वेक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं पीस ऑफ डीएनए को। Similar way, plasmid, it is used as vector to deliver an alien piece of DNA into host organism. अब the linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector became possible when the enzyme DNA ligase. अब देखो डीएनए को हमने कट किया, कट करने के बाद डिजायर्ड जो सेगमेंट है हमारा उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर, लेकिन उसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए भी तो कोई एंजाइम चाहिए, एंड दैट एंजाइम इज डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस क्या करता है, इट जॉइंट्स द एंड्स ऑफ डीएनए। ओके, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेस एंजाइम, इट जॉइंट्स द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो इस तरह से पॉसिबल हो पाया एक नया कॉम्बिनेशन बनाना रेप्लिकेटिंग डीएनए का, ओके, और इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। पहले हमने कट किया, प्लाज्मिड को निकाला, प्लाज्मिड को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। उसके अंदर हमने डिजायर डीएनए को इंट्रोड्यूस किया। कौन सी जगह इंट्रोड्यूस किया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट थी। अब उसे जोड़ना भी है, जोड़ा हमने किससे, डीएनए लाइगेस की हेल्प से। नाउ जब ये डीएनए ट्रांसफर किया गया, ये कौन सा वाला डीएनए, दिस डीएनए मतलब जो नया हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जो नया कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए था जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए, मतलब वो प्लाज्मिड जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है, तो इसको ट्रांसफर किया गया ई कोलाई के अंदर, एस्चेरिशिया कोलाई। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कोलाई, इट इज एस्चेरिशिया कोलाई। सो उस एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो कि साल्मोनेला से रिलेटेड है, मतलब ये बैक्टीरिया जो है ई कोलाई ये साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड है। तो जो प्लाज्मिड है वो इसके अंदर रेप्लिकेट कर पाता है, और वो होस्ट का आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को यूज करता है रेप्लिकेशन करने के लिए, और बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं उसकी। ठीक है, ये बैक्टीरियल साल्मोनेला की सेल है, इसके अंदर से हमने प्लाज्मिड को निकाला, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने डिजायर डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, इस डिजायर डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ई कोलाई के अंदर इंसर्ट किया, अब उसके अंदर इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई हैं। So ability of multiple copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. So अगर बहुत सारी कॉपीज बनती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ई कोलाई के अंदर, तो हम कहते हैं कि उस जीन की क्लोनिंग हो रही है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म को हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसमें ये सारे स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा डिजायरेबल जीन है जिसको हमें इंसर्ट करना है, फिर उस जीन को हमें आइडेंटिफाई करना है, इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमने जीन डीएनए को इंसर्ट किया है वो होस्ट के अंदर बना रहे, ओके, बना रहे और वो उसके प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो जाए, उसके अंदर मेंटेन रहे, प्लस इट आल्सो गेट्स ट्रांसफर्ड इन द प्रोजेनी। लेट्स से बहुत मेहनत से हमने जीन इंट्रोड्यूस कर तो दिया, अब पता चला कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो पूरा जो डीएनए वो भी वही खत्म हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ उस प्रोसेस का जब हमने इतनी मेहनत से बनाया। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो डीएनए हम इंट्रोड्यूस करें वो प्रोजेनी सेल्स में भी ट्रांसफर हो सके, ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूअसली नेक्स्ट प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफर हो सके। Okay, so this was the introduction of the chapter. We will be talking about tools of recombinant DNA technology. हम restriction enzyme डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।